हेलो दोस्तों, आज बेसिकली हम लोग बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट क्या होता है। तो लोकल गवर्नमेंट जो रूल एंड रेगुलेशन लोकल लेवल पे बनाया जाता है, जो नियम कानून लोकल लेवल पे बनाता जाता है, उसी को लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो पंचायत इसके दो कंपोनेंट होते हैं। पंचायत राज सिस्टम जो ग्रामीण लेवल पे होता है, जिसको रूरल लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, जाने जाते हैं इसके नाम से। और म्युनिसिपैलिटी जो अर्बन एरिया के लिए होता है, जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट के नाम से जाने जाते हैं। तो हम आइए इसके हम फर्स्ट पार्ट में हम पंचायती राज सिस्टम का वीडियो बना चुके हैं। तो आज बेसिकली हम म्युनिसिपैलिटी के बारे में बात करेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट का विकास कैसे हुआ और क्या क्या कंट्रीब्यूशन था कि लोकल गवर्नमेंट आज पूरे भारत में फैल गया और सारे देशों में फैला। तो फर्स्ट भारत के हिसाब से फर्स्ट एक जो डच आता है, डच कंपनी आता है। डच कंपनी क्या करता है, वो आता है व्यापारी की तरफ। और 1664 में कोचिंग में वो क्या करता है, म्युनिसिपैलिटी सिस्टम का स्थापना कर देता है। तो स्थापना करता है तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने म्युनिसिपैलिटी सिस्टम का फर्स्ट टाइम स्थापना नहीं किया था। किसने किया था? डच कंपनी ने किया था। लेकिन जब मतलब स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है सुपरमेसी के लिए किसके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी डच में, तो डच कंपनी हार जाती है। तो इसकी जो म्युनिसिपैलिटी सिस्टम होती है वो खत्म हो जाती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक म्युनिसिपैलिटी सिस्टम अपना 1688 में मद्रास पे सेटअप करता है। किस पे सेटअप करता है? मद्रास पे। उसके बाद कलकत्ता फिर बम्बे, फिर करम भाई सेटअप हो जाते हैं। तो ये एक सेटअप हो जाते हैं। तो धीरे धीरे उन्हें 1667 में फर्स्ट टाइम म्युनिसिपैलिटी ईस्ट इंडिया कंपनी कर देती है। तो फिर इसकी 100 साल बाद मतलब 1882 में लॉर्ड रिफन होते हैं, वो आते हैं। लॉर्ड रिफन आते हैं, वो एक रिजोल्यूशन पास कर देते हैं। रिजोल्यूशन का नाम होता है रिजोल्यूशन ऑफ 1882 1882। ये इसके मतलब कि लोकल गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक तरीका से लागू हो जाना चाहिए। मतलब ये मानते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट हो जाना चाहिए। कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि मतलब पहले जो था ब्रिटिश पूरा पावर को कंट्रोल करती थी। तो अब क्या करना चाहिए कि अब मान लो कि ब्रिटिश का पावर जो है अब धीरे धीरे किसी छोटे भाग में बांट देना, सिविल सर्वेंट बना देना चाहिए, उसको लोकल लेवल का गवर्नमेंट दे देना चाहिए। तो ये किसी एक व्यक्ति के पास कोई पूरा एक पेन है तो वो उसका सेंट्रलाइजेशन कर सकते हो। और जब एक पेन 4 भागों में बांट दिया जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, लॉर्ड रिपन जो है 1882 में रिजोल्यूशन पास करते हैं। इसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट का विकास होता है। और जिस इस जो रिजोल्यूशन को जाना जाता है मैग्ना कार्टर, तो इस रेगुलेशन को जाना जाता है मैग्ना कार्टर। तो इसकी वजह से बहुत विकास होता है भारत में। इसी बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट या म्युनिसिपैलिटी या पंचायती राज सिस्टम का विकास हुआ। ठीक है, तो हम बेसिकली हम लोग जान गए कि हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या होता है। तो भारत के एक्ट के तहत 2 एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक 1919 और एक 1935। तो 1935 में बेसिकली कहता है कि लोकल गवर्नमेंट किसके अंदर था, प्रोविंशियल के अंदर आता है। तो ये इतने पे खत्म कर देते हैं, कहता है कि लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथ बढ़ावा देना चाहिए। तो ये एक्ट हो जाता है। तो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या कहता है कि लॉर्ड रिफन जो फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट है, इनकी वजह से हमारा लोकल गवर्नमेंट का विकास हुआ और इन्हीं के बेस आधार पे हम लोग का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चलता है। लेकिन फर्स्ट टाइम म्युनिसिपैलिटी सिस्टम किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? मद्रास कोचिंग में किसने किया था? डच कंपनी ने किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं किया था। तो आप लोग बेसिकली जान गए होंगे कि क्यों कौन किया था। और इस चार्टर एक्ट को किस क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। तो हम बेसिकली जान गए कि लोकल गवर्नमेंट क्या होता है। तो आइए हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर ऑफ द म्युनिसिपैलिटी और कितने टाइप के म्युनिसिपैलिटी होते हैं और इनका विकास कैसे होता है और कैसे नहीं होता है और इनका फायदा कैसे लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है। तो हम अब यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे कि जब हमारा गवर्नमेंट
जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट आती है, तो जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट इस पे म्युनिसिपैलिटी लागू करने के लिए कानून बनाती है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट बदल जाती है तो कानून लागू नहीं होता है। तो पीवी नरसिम्हा राव आते हैं जो 1991 में एक बिल ले आते हैं लोकसभा में, जो पास हो जाता है 1992 में। और जो वो बिल जो होता है इसको 74वां अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। जो ऊपर आप लोग देख सकते हैं अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है, ये म्युनिसिपैलिटी लागू करने के लिए था। और इस 1 जून 1993 में हम लागू कर दिया जाता है, और एक नया 12वां शेड्यूल बनाया जाता है, और इसको म्युनिसिपैलिटी को 12वें शेड्यूल में जोड़ दिया जाता है। जो म्युनिसिपैलिटी का आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल जो है वो बिलोंग करता है 243 जी के ऊपर। 243 पंचायती राज का भी बिलोंग करता है, लेकिन 243 जी मतलब इसमें बहुत सारे ए बी सी करके बहुत है। तो एक बार आप लोग जाके स्पेशली इसको देखिएगा, तो क्या कौन से शेड्यूल म्युनिसिपैलिटी से बिलोंग करते हैं और किस गवर्नमेंट के अंदर ये लागू हुआ। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थे, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर क्या नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और 1991 बिल आता है लोकसभा में, 1992 में एक्ट बन जाता है। इसको 74वां अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जाना था। 1 जून 1993 में बन जाता है, और 12वां शेड्यूल में इसको जोड़ दिया जाता है, और 243 आर्टिकल बिलोंग करता है, और पार्ट 19 ये कॉन्स्टिट्यूशन का इससे बिलोंग करता है। तो बेसिकली हमारे लीगल हो जाता है, मतलब जो हमारा 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको फर्स्ट टाइम जोड़ा जाता है किसके थ्रू, 1992 के 74वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत। पंचायती राज सिस्टम 40वां आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पहले से ही था। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा समझा दूं कि मतलब जल्दी भूले ना। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं म्युनिसिपैलिटी सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो म्युनिसिपैलिटी सिस्टम बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला नगर पंचायत होता है। दूसरा म्युनिसिपल काउंसिल होता है। तीसरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। तो अब इनको व्हाट इज डिफरेंट अमंग देम, तो हम पहले बता देते हैं नगर पंचायत क्या होता है। तो नगर पंचायत वो सिस्टम होता है, मतलब देखिए कि मतलब ट्रांजिशन फ्रॉम विलेज टू टाउन। मतलब इसका मतलब नगर पंचायत वो एक एरिया होता है म्युनिसिपैलिटी के अंदर जो मतलब गांव शहर की तरफ विकास कर रहा है, जिसके अंदर खूबी है कि शहर की तरफ बढ़ रहा है, तो वो नगर पंचायत में आता है। मतलब ग्राम सभा में नहीं आता, नगर पंचायत में आता है। जो ट्रांजिशन होता है मतलब विलेज से शहर की तरफ उसका शहरीकरण होता रहता है, इंडस्ट्री खुल जाना, तो इसी को नगर पंचायत के रूल एंड रेगुलेशन में आता है। म्युनिसिपल काउंसिल क्या होता है, तो म्युनिसिपल काउंसिल ये होता है तो जो छोटा मोटा काम होता है, जैसे देवनिया हो गया, गोरखपुर हो गया, वो रूल एंड रेगुलेशन ऐसे के कानून बनाती है। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है, इसका मतलब है महानगर। मतलब यहाँ पे आप जानते होंगे कि नगर पालिका जो है इसका नाम होता है महानगर पालिका, ठीक है। तो इसका महा से पता चल जाता है कि बड़े स्टेट लेवल के है, मतलब मुंबई के लिए है, मुंबई के लिए है, दिल्ली के लिए है, कोलकाता के लिए है, ऐसे राज्यों के लिए इसको बनाया जाता है। क्योंकि यहाँ एरिया बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए ज्यादा वार्ड और बहुत ज्यादा पार्षदों की गठन चाहिए, तो इसीलिए इसको महानगर निगम कहा जाता है। तो आप बेसिकली जान गए कि कितने टाइप के म्युनिसिपैलिटी सिस्टम होता है, नगर पंचायत सिस्टम, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो आइए हम बेसिकली बात कर लेते हैं इसका फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो इसका फंक्शन जो है, जैसे आप लोग सुने होंगे कि गवर्नमेंट का कंपोनेंट होता है। तो गवर्नमेंट का कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक क्या होता है लेजिस्लेटिव होता है, एक दूसरा क्या होता है एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, नगर पंचायत में क्या किया गया है
काउंसिल को लेजिस्लेटिव जैसे माना जाता है। ये तीनों के एक ही कानून बना है, तीनों जो उसके सिस्टम एक इसी तरह सिस्टम चलते हैं। एग्जीक्यूटिव म्युनिसिपैलिटी की स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इसको आप लोग मान सकते हैं, स्ट्रक्चर ऐसे सिस्टम काम करती है। एक काउंसिल है और एक क्या है, कमिश्नर है, कमिश्नर है। अब मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है, ठीक है। कमिश्नर है, मैं बता रहा हूँ क्या दिक्कत है। और ये स्टैंडिंग कमेटी है, क्या है, कमेटी है, ये स्टैंडिंग कमेटी है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब मैं बता देता हूँ लेजिस्लेटिव क्या डिफरेंट होता है। लेजिस्लेटिव रूल बनाती है, ये गवर्नमेंट के कंपोनेंट होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, लेकिन रूल एंड रेगुलेशन है जो नियम कानून बनाती है, ये एग्जीक्यूटिव के द्वारा लागू किया जाता है। और जब लागू किया जाता है तो क्या होता है, लागू करने के बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वैलिड नहीं है तो जुडिशरी इसको इनवैलिड या वैलिड कर देती है, हिसाब से अपने हिसाब से देखती है। तो इसी तरह नगर पंचायत जब म्युनिसिपैलिटी बना तो उसका स्ट्रक्चर में 3 चीज शामिल किया गया। एक काउंसिल शामिल किया जो लेजिस्लेटिव जैसे रोल प्ले करती है, और एक शामिल किया गया एग्जीक्यूटिव जैसे जिसको कमिश्नर कहते हैं, और एक स्टैंडिंग कमेटी शामिल किया गया। इन्हें ये तीनों का फंक्शन आप लोग समझ जाएंगे तो म्युनिसिपैलिटी समझ गए। इसका भी ये तीनों फंक्शन है, इसका भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी यही सिस्टम आगे काम चलता है, सिर्फ वार्ड बढ़ जाते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होता है, यहाँ पे रूल्स बनते हैं, जैसे रूल्स बनते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, रेगुलेशन बनते हैं। अब मैं बताता हूँ रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे बनते हैं। कि यहाँ पे जो है, यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है एक जोन डिवाइड होता है। मान लीजिए एक देवरिया है, इसको 12 जोन में बांट दिया गया, 12 जोन को वार्ड समझ लीजिए, वार्ड में बांट दिया गया। तो इस 12 वार्ड हो गया, तो 12 वार्ड से अपन एक एक मेंबर उठेंगे। 12 यहाँ पे 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, यहाँ पे 12 मेंबर उठेंगे या 24 उठेंगे, प्रतिद्वंदी भी होते हैं। तो 12 मेंबर चूज किए जाएंगे जनता के द्वारा 5 साल के लिए। तो 5 साल के लिए जब चूज किए जाएंगे तो परिषद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, परिषद, जो जनता के द्वारा डायरेक्ट चूज किए जाते हैं। कौन के चूज किए जाते हैं, 5 साल के लिए जो जनता के द्वारा चूज किए जाते हैं, जो काउंसिल में बैठते हैं, जो म्युनिसिपैलिटी के काउंसिल में बैठते हैं। और परिषद जो है ये अपना जो 12 है, ये 12 जो है मेजोरिटी में एक अपना हेड चुनेंगे जिसको मेयर कहते हैं। 2 अध्यक्ष होता है। अब मेयर को जो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट सिटीजनशिप ऑफ द सिटी, जैसे प्रेसिडेंट को कहा जाता है ना फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन, उसी तरह इसको भी कहा जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी, मेयर को कहा जाता है। तो आप बेसिकली समझ गए होंगे कि मेयर का इलेक्शन डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है। परिषद का इलेक्शन डायरेक्ट होता है। तो एक और आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट मेंबर को करती है, जो इन लोग पे सुपरविजन करती है, जो काउंसिल में होते हैं। तो आप बेसिकली आप लोग काम समझ गए कि काउंसिल क्या होता है। काउंसिल जो है रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, और रूल किसके द्वारा बनता है, जो जनता के द्वारा परिषद चूज किए जाते हैं, जो जनता के द्वारा परिषद चूज किए जाते हैं, वही परिषद क्या करते हैं, रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं। और जिसका अध्यक्ष कौन होता है, मेयर होता है। अब मेयर होता है, मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, तो लेकिन इनके पास पावर नहीं होता कि रूल एंड रेगुलेशन लागू कर दे। तो अब वो क्या करते हैं, इसके पास आते हैं, इसके पास आते हैं तो ये भी इंक्वायरी करता है, कमेटी अच्छी है, फाइनेंस स्रोत ढूंढता है। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, कमेटी को भेजते हैं इनके पास, किसके पास, कमिश्नर के पास। तो कमीशन मतलब एग्जीक्यूटिव, ये क्या, इसका काम क्या है, इंप्लीमेंट करना पॉलिसी को, क्या करना, इंप्लीमेंट करना पॉलिसी को। तो इंप्लीमेंट ये क्या करता है, पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर देता है। तो क्या करेगा, इसका हेड कौन होता है, आईएएस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं। ये क्या करते हैं, देखते हैं पॉलिसी सही है तो इंप्लीमेंट कर देते हैं, लेकिन ये विरोध नहीं कर सकते हैं, ना अपना विचार इसमें दे सकते हैं, ऐसा पॉलिसी होना चाहिए। क्योंकि ये वोटिंग के द्वारा, जैसे लोकसभा में बिल पास होता है, सेम एक प्रोसीजर है कि लोकसभा में बिल पास होता है, फिर लेजिस्लेटिव के द्वारा पास होता है, एग्जीक्यूटिव द्वारा। तो आईएएस यहाँ पे होता है, आईएएस बिल लागू कर देते हैं, ठीक है। चेयरमैन ऑफ द कमिश्नर का कौन होता है, आईएएस होता है। तो बेसिकली आज हम क्या समझते हैं इसके द्वारा, इसका स्ट्रक्चर क्या है कि एक काउंसिल है, एक स्टैंडिंग कमेटी है, एक कमिश्नर है। तो काउंसिल एक रोल प्ले किसके जैसे करता है, लेजिस्लेटिव का जो कानून बनाता है। इसके अंदर क्या आते हैं कि एक परिषद आता है, वार्ड आता है, मतलब परिषद जो अपने अपने वार्ड के होते हैं, जो जनता के द्वारा चूज किया जाता है। फिर एक अक्सर जाके वो काउंसिल में बैठते हैं और वोटिंग करते हैं कि ये पॉलिसी बनना चाहिए, ये पॉलिसी नहीं बनना चाहिए, और उसके बाद वो अपना ही
मेयर भी डिसाइड करते हैं 5 साल के लिए। तो और उसी तरह यहाँ पे वो जब बिल पास होता है तो दोनों कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी और लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों लोग मिल के क्या करते हैं, या कमिश्नर की बात करते हैं। कमिश्नर मतलब ये इम्प्लीमेंटिंग एग्जीक्यूटिव बॉडी जैसे होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन बनाता है, जैसे आईएएस हो गया, तो ये रूल बना भी लागू भी कर देगा या रिजेक्ट कर देगा, डिपेंड करता है, रिजेक्ट करेगा दोबारा भेज सकते हैं। तो ये आप लोग इस स्ट्रक्चर आप लोग क्या समझ गए, स्ट्रक्चर आप लोग म्युनिसिपैलिटी का समझ गए कि एक काउंसिल होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, कमिश्नर होता है, स्टैंडिंग कमेटी होती है। तो आप लोग को कोई भी पूछे कि मेयर का इलेक्शन कैसे होता है, तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है, जो परिषद के द्वारा चूज किए जाते हैं 5 साल के लिए। और एक फर्स्ट सिटीजनशिप आप सिटी के होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट होता है। तो अब हम बेसिकली अब जैसे हम इनका फंक्शन जान लेते हैं, इनके 2 चीज और जान लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन जान लेते हैं, ठीक है। तो हम अब चलिए आइए बात करते हैं हम सिमिलरिटी, व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन पंचायती राज सिस्टम म्युनिसिपैलिटी। आइए देखते हैं कि मान लीजिए पंचायती राज सिस्टम हो गया, ठीक है, ये म्युनिसिपैलिटी हो गया। अब ये देखिए, ये हम लाइन खींचे, इसको किए, ठीक है, देखिए कितना इजी, आप टेक्निक से समझिएगा। अब यहां कर दिया रेवेन्यू मतलब फाइनेंस, ठीक है। अब यहां क्या कर दिए, इलेक्शन। कभी नहीं भूलेंगे जीवन में आप लोग, खाली ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डिनर कर दिया मतलब समय अवधि, और यहाँ पे एक और बढ़ा देते हैं, रिजर्वेशन। यहाँ पे देखिएगा, जो फाइनेंस, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो बजट या बोनस प्रोवाइड करते हैं, ये किसके रेवेन्यू के स्रोत हैं? स्टेट गवर्नमेंट का बजट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट किसका स्रोत है रेवेन्यू का? पंचायती राज सिस्टम का। और सेम यही दोनों म्युनिसिपैलिटी के भी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स, जो हम लोग टैक्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए हम गए होंगे आप लोग खरीदने, तो इसको क्या खरीदोगे, 100 रुपए में खरीदोगे या 80 रुपए में बनाओगे, 20 रुपए डायरेक्ट टैक्स हम लोग पे करते हैं। तो वही टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट लॉ ऑर्डर पे और ग्राम सभा पे विकास के लिए खर्चा करती है। तो यहाँ पे भी सेंटर, स्टेट और सेंटर और प्लस हाउस टैक्स, जो हम हाउस जब हम बनाते हैं तो म्युनिसिपैलिटी नगर निगम टैक्स लेता है, उसका चार्ज मिला के इसका टैक्स बनता है, टोल टैक्स मिला के इसका टैक्स बनता है। तो डायरेक्टली आप जान रहे कि इसका फाइनेंस का स्रोत कौन है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और ये म्युनिसिपैलिटी का हाउस टैक्स, टोल टैक्स, ये सब है। अब बात करते हैं इलेक्शन का, तो एक बात याद रखिएगा, इसका जो इलेक्शन स्टेट के अंतर्गत आता है, कोई भी रूल एंड रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट मानता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इसमें कर दिया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन करती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है। दोनों का स्टेट इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। अब तीनों क्या होता है, दोनों को 5 साल के लिए चूज किए जाते हैं। इसके भी मेंबर, पंचायती राज सिस्टम के भी मेंबर डायरेक्टली ग्राम लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनडायरेक्टली चूज किए जाते हैं। लेकिन इसके भी मेंबर जैसे हो गए, जैसे पार्षद हो गए डायरेक्टली चूज किया जाता है, मेयर इनडायरेक्टली चूज किया जाता है, तो ये भी 5 साल के लिए होते हैं। रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आप ध्यान दीजिएगा। 33% रिजर्वेशन वोमेन को मिलता है, मैन को ना जोड़ लीजिएगा, वोमेन को मिलता है। मतलब अगर मान लो 100 मेंबर हैं परिषद में, तो 100 मेंबर हैं तो 33 वोमेन रहेंगी। अब क्यों रहेंगी, तो आप लोग आप लोग समझते हैं कि रिजर्वेशन जरूरी नहीं है। तो मैं बताता हूँ क्यों रहेंगी रिजर्वेशन, क्योंकि आप जाएंगे, आप जरूर ही इतिहास पढ़ते होंगे, तो आप जानते हो कि हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको एजुकेशन का राइट नहीं था पहले, तो उनका स्किल डेवलप नहीं हुआ। तो वो अब अभी भी धारणा गांव में मानी जाती है कि औरत को घर में काम करनी चाहिए, बाहर नहीं काम करना चाहिए। तो ये बताइए, भगवान जो सिमिलरिटी आप लोग में पैदा किए हैं, कोई भेदभाव नहीं किए, तो हम लोग भेदभाव करके उनको मतलब उनको एजुकेशन राइट नहीं दिए, मंदिर में जाने का नहीं दिए, तो उनका स्किल कम डेवलप हुआ है। इसलिए गवर्नमेंट सोचती है कि इनको रिजर्वेशन देंगे तो इनको थोड़ा सा स्किल डेवलप होने में इनको मदद करेगा। अगर ये रिजर्वेशन गवर्नमेंट नहीं देती तो ये नहीं हो, उनका पार्टिसिपेशन 0 होता है। तो आप लोग समझ गए ना कि क्या रेवेन्यू का स्रोत क्या होता है। तो अब मैं बेसिकली बता देते हैं कि इसका बैकवर्डनेस क्या है। आप म्युनिसिपैलिटी सिस्टम, इसका बैकवर्डनेस ये है कि इसका जो फाइनेंस सिस्टम है बहुत कमजोर है, मतलब उतना ही सबको पैसा नहीं मिलता है। अब मैं समझाता हूँ, जैसे गवर्नमेंट क्या होगा, ये 100 रुपए इनको भेजा, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको भेजा, तो क्या होगा कि एमपी
एमएलए मिलके 20 रुपया खा गए। अब क्या होगा, 20 रुपया खा गए तो अब फिर ये क्या होगा, अब आएगा स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल 10 रुपया खा लिया। फिर जो यहाँ पे मेयर वर्ग खा लिए 10 रुपया, टोटल मिला के 30 10 60 रुपया खा लिए, 40 रुपया किसके पास गया, जनता के पास गया। 100 रुपया 60 रुपया घोटाला हो गया। तो ये बैकवर्ड में टेक्नोलॉजी की कमी, अभी भी चले जाइए म्यूनिसिपैलिटी में तो बहुत सारे मतलब अभी भी उतना विकास नहीं हुआ है, और अभी भी वो मतलब कि टेक्नोलॉजी ने ऑफिस अच्छा नहीं है। तो ये म्यूनिसिपैलिटी, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज सिस्टम का फायदा ये है कि जैसे गांधी जी कहा करते थे कि, अगर मैं समझा रहा हूँ आपको, गांधी जी कहते थे कि एक विलेज जो है, अगर विलेज का आप डेवलपमेंट करते हैं तो विलेज के समूह को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, डिस्ट्रिक्ट का समूह को मिला के एक स्टेट बनता है, स्टेट के समूह को मिला के क्या बनता है, राज्य बनता है, नेशन बनता है। तो नेशन बनता है तो इस मतलब वो मानते थे कि विलेज का डेवलपमेंट है तो नेशन का डेवलपमेंट है। तो क्या होगा, आप इसे क्या समझे कि विलेज का डेवलपमेंट नेशन का डेवलपमेंट है। तो विलेज का डेवलपमेंट में सबसे किसका महत्वपूर्ण रोल प्ले किया जाता है, पंचायती राज सिस्टम की वजह से, और म्यूनिसिपैलिटी के शहरी में होता है। तो आप बेसिकली क्या क्या सीख गए आज कि लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, पंचायती राज सिस्टम, दूसरा म्यूनिसिपैलिटी, इसके कितने होते हैं, कितने सिस्टम, नगर पंचायत होता है, म्युनिसिपल काउंसिल होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी होता है, लेजिस्लेटिव मतलब काउंसिल नाम से जाना जाता है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है, कमिश्नर जिसके हेड आईएएस होता है, और काउंसिल में जो मेयर बैठता है, फिर उसके बाद पार्षद बैठता है, फिर वार्ड बनते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर बैठते हैं। तो बेसिकली आप लोग समझ गए। और किसके द्वारा लिया गया था, लॉर्ड रिफन का जो वो था, जो 1882 का जो उनका एक्ट था या जो उनका रिजोल्यूशन था, उसके थ्रू हमारे देश में लागू हुआ। तो फर्स्ट टाइम कौन से कंपनी ने म्युनिसिपैलिटी सेटअप किया, तो डच कंपनी ने सेटअप किया। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग बता कौन से आर्टिकल है, 243 जी है, और कौन सा पार्ट है, 12वां पार्ट है, कौन सा पार्ट है, 9वां पार्ट है, और कौन सा मतलब कौन सा अमेंडमेंट था, 14वां अमेंडमेंट था, कब लागू हुआ, 1993 में 1 जून। ये आपको बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग कर लिए। तो हम एक चीज यहाँ पे छोड़ रहे हैं कि म्युनिसिपैलिटी जो है कितने मतलब टाइप के हो सकते हैं। तो हम उसी टाइप यहाँ पे 3 बता चुके हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बता चुके हैं, नगर पंचायत सिस्टम बता चुके हैं। उसी तरह 8 टाइप के होते हैं। इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को बेसिकली पसंद आया तो जय हिंद, जय भारत।